तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार आज हम सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की लगातार मतदान की खबरें अपडेट करते जा रहे हैं, आपको लगातार बताते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम आज आपको बता रहे हैं कि 7वें चरण में किन दलों ने कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, किन दलों के कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ये देखने वाली बात है कितने दलों के प्रत्याशी मैदान में, कितने दल जो हैं अपने प्रत्याशी। 7वां चरण किस पार्टी के कितने उम्मीदवार, बसपा के 56 और भाजपा के 51, कांग्रेस के 31 और बीजू जनता दल के 6 और सीपीआई के 7, यानी कि 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव चल रहे हैं। बसपा ने 56 पर उम्मीदवार उतारे हैं, भाजपा ने 51 पर, और जो 51 पर इसलिए क्योंकि उसके सहयोगी दल भी हैं, अपना दल है तो और भी तमाम दल हैं, सुभाषपा है, तो इनको भी बसपा ने 56, 51 भाजपा, कांग्रेस 31, सपा 9 और टीएमसी 9 सीटों पर। तो ये सारी चीजें हैं। अब बसपा देखिए, बसपा ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं 57 लोकसभा की सीटें हैं, 56 पे उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि ये एकदम स्वतंत्र अकेले लड़ रही है बीएसपी। ये तस्वीरें दिख रही हैं। भाजपा 51 पर है, तो सहयोगी दलों को इन्होंने सीटें दी हैं। यूपी में ही देख लीजिए, यूपी में अपना दल है और साथ में सुभाषपा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भी तमाम दल है। और बिहार में जाइए तो जेडीयू है। तो इन सबों के साथ इन्होंने सीटें के बंटवारे किए हैं। कांग्रेस की 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और तो अब ये कितने उम्मीदवार किस पार्टी के हमने आपको बता दिए। अब सीपीआई-एम 8, अकाली दल 13 और आम आदमी पार्टी 13, बीजू जनता दल 6 और सीपीआई 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी है। ये आप देख सकते हैं। ये कितनी जो पार्टियां हैं 7वें चरण के चुनाव में जो भाग ले रही हैं, इन्होंने कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। एक बार हम दर्शकों को एक बार और बताना चाहेंगे नवजीत कि 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी 51 पर, यानी कि सहयोगी दलों को शेष सीटें दी हैं, कांग्रेस 31 और सहयोगी दलों को सीटें दी हैं। लेकिन जो बसपा का ग्राफ दिख रहा है, ये 57 में से 56 सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी उतारी है। तो ये चीज देखने वाली बात है। अब हम जो महत्वपूर्ण सीटें हैं इस 7वें चरण के मतदान में, उन पे हम नजर डालेंगे और सीधे आरा सीट के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। नवजीत, आरा सीट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल भाई, अगर बात कर ली जाए आरा लोकसभा सीट की, तो आपको बता देते कि मैदान में कौन कौन है। बीजेपी से आरके सिंह यहाँ पर है, बसपा से लाल बादशाह सिंह और सीपीआई-एमएल से सुदामा प्रसाद चुनावी मैदान में। अब जो एक बार नजर डाले थे कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता है, मतदाताओं के बाद जो है जनादेश की बात करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कुल यहाँ पर कितने मतदाता 20,89,353 है। पुरुष वोटर्स की अगर बात कर ली जाए तो 9,39,375 है और महिला वोटर्स 11,49,861 है और थर्ड जेंडर यहाँ पर 117 है। चलिए इसी के साथ जो है जनादेश पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जनादेश के बाद जो है इतिहास की बात करेंगे और इस लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वही जनादेश की और अगर एक बार रुक करते हैं तो आपको बता दें बीजेपी से आरके सिंह जीते थे, सीपीआई-एमएल से आपको बता दें कि हारे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा सीट में कितनी यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, तो ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस लोकसभा सीट में जो है 7 विधानसभा सीटें हैं। तो संदेश राजद, जगदीशपुर राजद, शाहपुरा राजद, बरहरा बीजेपी और आरा बीजेपी, अगियाओन सीपीआई-एमएल और तरारी में सीपीआई-एमएल। आप देख सकते हैं विधान संदेश में राजद। और तो अब रुख करेंगे हम इतिहास की तरफ। बिल्कुल, अब एक नजर इतिहास पर भी डाल लेते हैं और आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट का क्या इतिहास रहा है। 2009 की बात करें तो मीना सिंह जनता दल से यहाँ पर जीती थी। 2014 में आरके सिंह बीजेपी से और 2019 में भी आपको बता दें कि आरके सिंह बीजेपी से ही जीते थे। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। और
प्रतिशत पे भी बात होगी। तो हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अशोक सिन्हा जी, प्रवक्ता बीजेपी, चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, राजेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अशोक सिन्हा जी, प्रवक्ता बीजेपी जी। मनोज दास मन्नू जी भी हमारे साथ है, जेडीयू नेता। मनोज दास मन्नू, जेडीयू नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अशोक सिन्हा जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, सवाल यहां पर यह है कि आरा जो सीट है लोकसभा की, हमने आपको दिखाया है यहां पर, क्या लगता है कि आरा सीट पर क्या स्थिति रहेगी? पहले बता दूं कि आरा सीट ट्रेडिशनली बीजेपी जनता दल का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। आज से नहीं, 2019 से तो हिस्ट्री आपने भी बता दिया। और ये यहाँ पे जो सीपीआईएमएल के कैंडिडेट हैं या और जो जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में उनको हम फ्रिंज एलिमेंट कह सकते हैं, चूंकि ऑल अलोंग बीजेपी का एनडीए गठबंधन का कोई मुकाबला महागठबंधन के लोगों से नहीं है। और पिछले सालों की तरह 2009, 14 और 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से इस सीट को कैप्चर करने जा रही है। जी अच्छी बात है। इस सीट को अगर जो कैप्चर करने जा रही है, तीसरी बार अगर जीतेंगे तो हैट्रिक लगेगी। तो हम आना चाहेंगे चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी तो यह कह रही है कि यहां पर हैट्रिक लगेगी? देखिए, जो स्थिति है अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर बिहार में कहीं बोहनी भी नहीं होने जा रहा है एनडीए को। जो यहाँ पर एक जो माहौल बना है, जिस ढंग से लोगों का रुख जो है बदलाव के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। आज भी आरा में जो मतदान हो रहा है, तो जो वहां से फीडबैक मिला है, तो वहां से जो माले के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुदामा जी, काफी मतों से उनकी जीतने की संभावना वहां पर बन रही है। और अभी जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी जो वहां का है आरा का, उसमें 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं, उसमें 5 पर इंडिया गठबंधन के विधायक हैं। 3 पर राजद जीती हुई है, 2 पर माले जीती हुई है, और मात्र 2 सीट है जहां से भाजपा के विधायक हैं। तो ऐसे भी आरा का जो पिछला इतिहास आप देख रहे हैं, जो इस चुनाव के पहले जो चुनाव हुआ 2020 में, उसमें जो है सो जो इंडिया गठबंधन है उसको 7 में 5 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। और इस बार के चुनाव में तो माहौल ही बदला हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और बिहार से चूंकि शुरुआत हुई है, बिहार में तो स्थिति यह है कि 40 में 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। जिस ढंग से यहाँ पर मुद्दों को लेकर मतदाता जो है सो वोट कर रहे हैं, उनके सामने बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, किसानों का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। और 10 साल जो लोगों ने भुगता और 10 साल जो जुमलेबाजी पर भरोसा कर जो समर्थन दिया, तो जबरदस्त नाराजगी है मतदाताओं में, जबरदस्त आक्रोश है। और इतने दिनों तक चुनाव हुआ, इतने बार प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। तेजस्वी जी ने जो अभियान छेड़ा, और उस अभियान का परिणाम है कि आप सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़क पर उतरना पड़ा। और इतने प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्री आए, लेकिन कोई इसका असर यहाँ पर नहीं पड़ा है। और जो है सो मुद्दों के आधार पर जनता वोट दे रही है। उनके सामने जिस ढंग से बेरोजगारी का ठीक है, सवाल मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है और बदलाव के लिए वोट कर रही है, ऐसा कहना है। मनोज दास मनु जी, आपकी क्या राय है? बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है बिहार में? देखिए सर,
बदलाव के लिए तो वोटिंग बिहार में हो ही रही है। बिना बदलाव के कोई वोटिंग होगी क्या? जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनको गंगा की खाई में गिरा देने के लिए वोटिंग हो रही है। जिन लोगों ने अकूत संपत्ति बनाई है उन लोगों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देने के लिए वोटिंग हो रही है। जो लोग नौकरी देने के एवज में जमीन लिए हैं उन लोगों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देने के लिए ये वोटिंग चल रही है। ये जनता फैसला करेगी। मुझे न अशोक जी के बातों से कोई शिकायत है न गगन जी के बातों से शिकायत है, लेकिन एक चीज है कि बदलाव संभव है। पिछले बार हम 39 सीट जीते हैं, इस बदलाव होगा हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। कहाँ है कि बदलाव नहीं है? जहाँ तक आरा की बात हो, आरा की बात है, वहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार आर.के. सिंह के समझ ठहर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जब अधिकारी के रूप में थे तो भी उनका निर्वाध शब्द था। इसी राजद के शासन काल में उनको सेंटिंग में रखा जाता था, क्योंकि वो किसी से डरने वाले नहीं थे। तो वह आज एक सांसद के रूप में पिछले 2 साल से हैं, मंत्री के रूप में हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो वो के सामने आएंगे। बदलाव जरूर है, बहुत पूरे तरह से बदलाव है कि केंद्र में जिस तरह से विपक्ष के नेता हैं आज महिला बात कर रहे हैं। स्वाति महिवाल के मामले में राज्यसभा की एक सदस्य को जिस तरह से पीटा गया, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। यही सब बदलाव होगा। आप इंतजार करें 4 जून को आप सही स्थिति देखेंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। मतलब जो आपकी तीर है वो सीधे राजग के सीने में गड़ने वाली है, यानी कि आप लोग तीर चला के राजग पर तीर चला गड़ गई है। गड़ना क्या है? गड़ गई है। अब कहीं कुछ बचा है? आवाज ही को हो रहा है। जी कराते हैं, इसे दुरुस्त कराते हैं। जी हम कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। राकेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश कुमार जी, हम दिनेश जी हम आएंगे आपके पास, लेकिन पहले राकेश कुमार जी से कुछ तथ्य जरूर ले लेते हैं इनके उदाहरण कि आखिर क्या लगता है आरा में कि लगातार हैट्रिक, इतना आत्मविश्वास भरी बातें राजग कर रही है, तो क्या कुछ अलग करने वाली है? क्या मतदाताओं में कुछ अलग कुछ रुख देखने को मिल रहा है क्या? तो राकेश कुमार सिंह जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है, तो हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी और अच्छी तरीके से आपकी आवाज हम दर्शकों तक पहुंचा सकें, इसकी भरसक कोशिश करेंगे। तब तक हम दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहते हैं। दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरा की सीट पर राजग का दावा किस तरह का है जिससे कि आत्मविश्वास से लवरेज हो राजग, और उसी तरह से जेडीयू प्रवक्ता की बातें निकल रही हैं। क्या लगता है कि वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, कुछ भाप पाए हैं राजनीतिक विश्लेषक वहां पर? क्या आपका गणित कहता है? जी कुशल जी, आप सभी को मेरे नमस्कार। और दूसरा देखिए, सबसे पहले अपील करना चाहूंगा मैं कि जैसे पिछले जो सेशन रहे इसके, मतलब जैसे वोटिंग जितनी बार रही 6 चरणों में, तो 7वें में देखिए कृपा करके जो वोट नहीं कर पाए तो जाके वोट करें, दूसरों को प्रेरित करके घर से ज्यादा से ज्यादा निकालें। और आपका एक वोट जो है देश की और प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। तो कृपा करके ज्यादा से ज्यादा रहे कि पानी पीते रहें, गर्मी का मौसम है, लेकिन वोट जो देने से ना चुके, यही मेरा आपसे निवेदन है। अब देखिए आते हैं, जैसे कि आर एस आपने बताया, तो आर.के. सिंह देखिए एक मजबूत दावेदार हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के उसमें है। तो देखिए इससे पहले
क्या है कि 2 बार वो जीते तो 2014 का समीकरण अलग था, 2019 का अलग था। इस बार के समीकरण देखिए, जैसे पहले मैं आरके सिंह, दूसरा मैं सुदामा प्रसाद जी का बताऊंगा कि पहले क्या देखिए, ठीक है कि भले की बड़े भले के कहते हैं कि बिल्कुल ठेठ IAS की छवि इनकी रही है और बड़े मजबूत जो है ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अपने तरीके से काम करने के उसमें उन्होंने कोई जाति पाति ये सबको भेदभाव को अलग करके किया हमेशा काम, तो इसलिए इनकी लोकप्रियता भी रही है और अपने तरीके से नीचे जो है जमीन पे सारे काम ठीक ठाक तरीके से करते रहे। और किसी जैसे मैंने बताया कि ऊंची राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन किसी तरीके से ऐसा नहीं कि ठीक है राजपूत जाति की सिर्फ काम किया और किसी जाति के लिए नहीं काम किया। तो अपने तरीके से पहली इनकी योग्यता और उसमें जैसे कि उनकी एक उत्कृष्टता और जैसे बोले कि ठीक है कि हाई पोटेंशियल वाली चीजें हैं, वही चीज पहली हुई। दूसरा जैसे अगर बोले कि जैसे कि सुदामा प्रसाद जो है देखिए सीपीआई लिबरेशन जो है उसके उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उसमें देखिए क्या है कि इन्होंने एक तरह से कि राजपूत कैंडिडेट ना खड़ा करके एक तरह से कि जाति समीकरण को साधने की कोशिश कुछ की है इसमें, क्योंकि वैश्य समाज से ओबीसी समाज से आते हैं। तो अपने तरीके से देखिए ये करने की इन्होंने कोशिश की कि बनिया जो वोट है वो मिल जाए, साथ साथ यादव वोट, मुस्लिम वोट, इन सबको साधने की कोशिश की गई है। अगर इनका बताएंगे तो मैं आपको भी बताता हूँ कि कितना कितना क्या कुछ है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अपने तरीके से देखते हैं कि जैसे अभी इस बार जैसे कि लगता है कि महागठबंधन जो है थोड़ा अपना उनका पूरे तरीके से जो हाई है, जिसकी टेम्परेचर वैसे तो हाई है, लेकिन पॉलिटिकल जो माइलेज देने वाला जो है वो पारा भी काफी हाई है और अपने तरीके से इनको लगता है कि हम लोग इस सीट को निकाल लेंगे। समीकरण सर उसका ये है कि जैसे कि मान के चलें कि जैसे भाजपा का परंपरागत वोट बैंक जैसे है वो बनिया और ये वैश्य समाज जैसे कहते हैं उनका होता है, तो उसमें सेंध लगाने की कोशिश जो है वो इसके द्वारा की जाएगी। लेकिन कितना लगा पाएंगे वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरके सिंह जो है, तो आरके सिंह के बारे में देखिए ज्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट है कुछ नहीं है ऐसे। और वही सुदामा प्रसाद जो है विधायक है, लेकिन अपने तरीके से सर्वे जैसे कि सीपीआई के उम्मीदवार होकर के महागठबंधन के सब लोग अगर साथ में रह करके इनको अगर पूरे तरीके से वोट करवाने में और घरों से वोटर जो है उनको निकालने में सफल होता है, तब तो देखिए टक्कर बहुत मजबूत रहेगी ऐसे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से चीज जो जैसे देखी जाए तो उस हिसाब से टक्कर देंगे नहीं देंगे, तो वो देखिए मतलब 3 दिन 4 दिन के बाद 4 भी नहीं होते, आज 1 तारीख हो चुकी है, 4 तारीख को रिजल्ट आई जाएगा सारा से। तो अभी के हिसाब से देखिए दोनों जो उम्मीदवार है वो मजबूत है अपने तरीके से, दोनों तरफ कमर ठीक ठाक तरीके से कसी हुई है और वोटों का समीकरण जो है उस तरीके से वो देखकर जैसे कि राजे के वो भी अपने तरीके से, और जेडीयू का जैसे अगर बात हुई तो पिछली बार में समीकरण थोड़ा चेंज होगा कि जैसे पहले क्या था कि जैसे आरजेडी और जेडीयू इकट्ठे थे, इस बार क्या है कि जेडीयू जो है वो भाजपा के साथ में है, एनडीए गठबंधन के साथ में है, तो इसलिए वोटों का विभाजन नीचे जो है उसका फर्क पड़ेगा। तो इसलिए करके जैसे कि मान के चलें कि एडिशनल एक तरह से जो वोट है आरके सिंह की तरफ, जेडीयू के वोटर्स जो है वो उस तरफ अगर वोट पलटते हैं तो उसमें फिर स्थिति जो है एक तरफा बन जाएगी। अदरवाइज जो चीजें हैं अभी टक्कर की स्थिति समझ में आती है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अब हम नवजीत से कहेंगे कि अगली जो लोकसभा सीट है बिहार की पटना साहिब, इसके बारे में दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, अब जो है पटना साहिब लोकसभा सीट की बात करेंगे तो आपको बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन है, उसके बाद वहां का जनादेश बताएंगे और फिर कुल कितने मतदाता है ये बताएंगे, इतिहास बताएंगे, उसके बाद फिर जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो पटना साहिब से आपको बता दें कि बीजेपी से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में, कांग्रेस से अंशुल अभिजीत यहाँ पर चुनावी मैदान में है। चलिए अब इसी के साथ जो है यहाँ पर कुल कितने मतदाता है ये एक बार बता देते हैं, उसके बाद फिर जनादेश की ओर रुख करेंगे। तो कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 21,42,824 है। इसमें से पुरुष वोटर्स जो है 11,27,718 है, महिला वोटर्स 10,08,966 है और थर्ड जेंडर 116 है यहाँ पर। चलिए अब जनादेश की ओर भी जो एक बार नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ का आपको जनादेश बता देते हैं कि 2019 में क्या कुछ जनादेश रहा था। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद यहाँ पर जीते थे, कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से हारे थे। चलिए इसी के साथ आपको बता देते कि इस लोकसभा सीट में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद जो इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर करेंगे आगे चर्चा भी। तो बख्तियारपुर में बीजेपी, दीघा में बीजेपी और बांकीपुर में बीजेपी, कुम्हारार में बीजेपी, पटना साहिब में बीजेपी और फतुहा में बीजेपी। 6 विधानसभाएं इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं और इनमें बीजेपी का ही कब्जा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस लिहाज से अगर जो देखा जाए, यही अगर जो वोट कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी की सीट यहाँ निकलती हुई दिख रही है। लेकिन एक बार फिर हम कहेंगे कि विधानसभा की जो स्थायी मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा में अलग नजरिए से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। कितना नजरिया बदला है ये तो देखने वाली बात होगी, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस समय उनके जो इरादे हैं वो ईवीएम में बंद हो रहे हैं। तो लगातार मतदाताओं से अपील करता है न्यूज़आर कि आप जाइए मतदान केंद्र तक और अपने जो है मताधिकार का प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपके मताधिकार के प्रयोग करने से आपके अनुसार सरकार बनने में मदद मिल सके।
तो अब हम आगे की अगर जो बात करें तो इतिहास भी बता दीजिए। बिल्कुल, अब एक नजर जो है इतिहास पर डाल लेते हैं कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या कुछ रहा है। 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से जीते थे। 2014 की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से, और इसी के साथ 2019 में अगर देखने को मिलेगा तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी से जीते थे। तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी से और शत्रुघ्न सिन्हा 2009 में जीते थे, बीजेपी से जीते थे। 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से जीते थे। 2019 में रविशंकर प्रसाद बीजेपी से जीते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमको आपको दिखा दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और हारे थे। यानी कि बीजेपी का यहाँ पौवा भारी लग रहा है। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं अशोक सिन्हा जी, बीजेपी प्रवक्ता। अच्छी बात है, लगातार जो आंकड़े हैं आपके पक्ष में जा रहे हैं, विधानसभाओं में भी कमल खिला है। और शत्रुघ्न सिन्हा अगर जो कांग्रेस से आए हैं तो हारे हैं, उन्हें मात मिली है, और बीजेपी से जो भी कैंडिडेट आए हैं रविशंकर प्रसाद, उन्हें जीत मिली है। क्या लगता है कि इस बार जीत को दोहराएंगे रविशंकर प्रसाद, और क्यों? दोहराने की बात नहीं है। ये पटना साहिब जो है वो उसकी खूबी जानिए कि बहुत शिक्षित और मुख्यतया ये शहरी क्षेत्र है। ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में बीजेपी का जो अगर 5-10 सीट माना जाए उसमें सबसे सेफ सीट ये है। और फिर रविशंकर प्रसाद का अनुभव, रविशंकर प्रसाद की कार्य क्षमता, परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे, और मोदी जी की लोकप्रियता आई थिंक का काम कर रही है। यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस ने पिछले बार एक लोकप्रिय अभिनेता को, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया था, वो भी 2 लाख से ज्यादा वोट से, 3 लाख वोट से करीब हार गए थे। मैं समझता हूँ कि पटना साहिब से बीजेपी की जीत इस बार सबसे ऐतिहासिक होगी। बिहार में सबसे ज्यादा मार्जिन से इसी सीट से बीजेपी जीती। चलिए ठीक है। कांग्रेस एक तरह से जी वॉक ओवर दे रही है। जी वॉक ओवर दे रही है कांग्रेस। चित्तरंजन दास गगन, प्रवक्ता आरजेडी, हम आपके पास आना चाहेंगे। और जो इंडिया गठबंधन है उससे कांग्रेस के कोटे में, शायद यहाँ पर कांग्रेस के कोटे में ये सीट गई है। और लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी रविशंकर प्रसाद जब वोटिंग करने गए थे और उसके बाद जब निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि इस बार 400 पार, लेकिन पटना साहिब 5 लाख पार, ये लीड से जीतने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या कहेंगे? हम सुना भी सकते हैं उनकी ये बातें। तो नहीं करने के लिए तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन्हें 4000 पार भी कई बार बोले हैं कि 400 पार नहीं 4000 पार बोलने की आजादी है। मैं तो कुछ 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो 4000 पार कैसे हो जाएंगे? ऑन रिकॉर्ड है। अशोक जी बैठे हुए हैं, मनोज जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, इसलिए वह कहने की आजादी है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से अशोक जी ने सही कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर भाजपा के लिए सुरक्षित सीट कुछ अगर माना जाता है तो बिहार में एकमात्र सीट इसी को माना जाता था कि जो है सो यह भाजपा के लिए अवैध किला है। लेकिन इस बार स्थिति यह है कि रविशंकर जी को जब एहसास हो गया कि इस बार हम बुरे तरीका से यहाँ पर चुनाव हारने जा रहे हैं, और इसीलिए आज तक बिहार के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया किसी चुनाव में, आजादी के इतने दिनों के बाद तक। पटना में भी एक पर एक चुनाव हुआ, केवी साहब मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े, महामाया बाबू उनके खिलाफ में लड़े, महामाया बाबू भी मुख्यमंत्री रहने के बाद यहाँ से लड़े विधानसभा का चुनाव। तो जो है सो हुआ, जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर आना पड़ा पटना में, लेकिन सड़क पर उतरने का काम पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा सड़क पर उतरने के लिए, तो वह पटना साहिब का क्षेत्र है जहां पर रविशंकर प्रसाद जी को यह एहसास हो गया कि मैं यह सीट हारने जा रहा हूं। और भाजपा को जब यह लगा कि सबसे मजबूत
मेरा जो किला है यह ढहने जा रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सड़क पर उतारने को मजबूर हुआ। उतना ही नहीं, पटना में 2 रात माननीय प्रधानमंत्री जी को ठहरना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है पटना साहिब की। तो जो उनको जानकारी हुई अपने सूत्रों से, सरकार में है, बहुत सा सूत्र उन लोगों का है, तो देखिए इस बार स्थिति दूसरी बदली हुई है। निश्चित रूप से शहरी एरिया है, इसमें सारे लोग शिक्षित लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और वे स्थिति को समझ रहे हैं। 10 साल जो है सो मोदी जी को उन्होंने जो भोगा, जो इतना दिनों तक जो उनके जुमले में पड़ के और उनको वोट देकर उनको सत्ता में लाने का काम किया, आज वह बुद्धिजीवी वर्ग जो है, आज वह पढ़ा लिखा समाज जो है अफसोस कर रहा है कि जैसे उसके मत से एक ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से बना हुआ है, जिसको जो है जिसको न अपने भाषा पर कमांड है, जिसको न जो है सो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का एहसास है, क्या बोल रहा है, कहीं जो है सो मीट की चर्चा कर रहा है, मटन बोल रहा है, कहीं मंगलसूत्र बोल रहा है, कहीं कह रहा है कि भैंसी चुरा लेगा। अब ऐसी बातों को अब मुजरा सुना रहा है। तो जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसके बीच में इसका काफी इसकी प्रतिक्रिया हुई है, और बुद्धिजीवी वर्ग वह महसूस कर रहा है कि इस देश पर जिसमें प्रधानमंत्री पद पर एक लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग बैठे, और उस पद पर बैठा हुआ आदमी को माने न भाषा का ज्ञान है, न जो है सो इस देश के, अब उसको यह पता नहीं है कि जिला का कैपिटल होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में भाषण दिया, जिला का कैपिटल। तो जो है सो यह बुद्धिजीवी वर्ग इन सब चीजों को एब्जॉर्व किया है, और उसमें जबरदस्त नाराजगी है। एक फैक्टर यह है, दूसरी बात नहीं, दूसरा फैक्टर यह है कि जो है सो महिलाएं जो हैं वे गैस की कीमत से परेशान है। उनको भरोसा दिया गया था, जब उस समय 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा था, उन्हें भरोसा दिया गया था 400 में मिलेगा। आज जो है सो 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। अब उनके नौजवान, उनके लड़के जो है सो पढ़ के बेरोजगार बैठे हुए हैं, रेलवे में भर्ती बंद है, सेना में भर्ती बंद है, केंद्र सरकार में 30 लाख से ऊपर पद खाली है। तो जो शहर में जो लोग हैं उनको परेशानी है। दूसरी तरफ जीएसटी जो लागू किया गया, जो छोटे व्यवसायी हैं शहर में, अब वे मतलब इन तमाम परेशानियां हैं, ये तमाम परेशानियां। ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात खत्म करिए, क्योंकि बहुत हमारे साथ मेहमान भी हैं तो इनके पास भी जाना है। कम शब्दों में अगर जो खत्म करें तो बेहतर होगा। सभी मेहमानों से निवेदन है। मनोज दास मन्नू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मनोज दास मन्नू जी, जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता लगातार इतनी चीजें गिना रहे हैं और यहाँ पर कुछ बदला सा है, ऐसा भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकना पड़ा, स्थितियां कुछ बदल गई हैं। आपको क्या लगता है? आप वहाँ पर प्रमुख पार्टी हैं, अपने एनडीए के घटक दल हैं और प्रमुख पार्टी हैं, तो क्या कुछ बदल गया है? आप लोगों को एहसास नहीं हुआ है क्या? देखिए श्रीमान जी, क्योंकि गगन जी को मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो हमारे बड़े भाई हैं और वही हमको इस राजनीति में ढकेले हुए हैं। ढकेले हैं मतलब हमारे एक तरफ से धक्का देना और लाना दो, जी नहीं, धक्का देना और लाना दो अलग अलग बातें होती हैं। हमको नहीं सर, बात को संक्षेप करते हैं। जबरदस्ती हमको ये लाए हुए हैं। मैं आज भी वो कहीं मिलते हैं तो 50 आदमी में हो या 1 आदमी में हो, मैं इनका पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। ये अलग बात है, पारिवारिक बात है वो। अब देखिए कि हमें तो लगता है कि पटना साहिब पर चर्चा करके हम समय को ही जाया कर रहे हैं, क्योंकि पटना साहिब का जो चुनाव का रिजल्ट जो है वो पूर्व में ही आ जाता है। और अगर पटना से जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हार गए, उसमें देश में कभी भाजपा नहीं आ सकती है। ये हमारा अपनी सोच है।
जो विपक्ष में जो है पिछले बार शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनको सारे लोग जानते थे। उससे पहले भोजपुरी फिल्म के विश्व पितामह कुणाल सिंह थे, उनको भी सारे लोग जानते थे। उससे पहले इन लोगों के उम्मीदवार डॉक्टर फनी भूषण बाबू के लड़के टीवी कलाकार थे, उनको भी सारे लोग जानते थे। आज तो जो पटना के पत्रकार हैं वही इनके उम्मीदवार को नहीं जान पा रहे हैं। आम जनता को छोड़ दीजिए, मैं कोई बिना लाज लपेट के साथ आपको कहूंगा कि ये बिहार में जो पटना की सीट है पर भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक वोटों से विजयी होंगी, चाहे वो उसके स्थान पर रविशंकर जी खड़े रहे या वहां पर अशोक सिन्हा जी खड़े रहे या आपको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना दी। यही इसका हर्ष है। हम इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं और लोग इस पर जिनको बोलना होगा बोलेंगे। जी बिल्कुल, हम पटना साहिब जीते हुए हैं। चलिए ठीक है, आप पटना साहिब जीते हुए हैं, आप मानते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश कुमार जी, आपका गणित क्या कहता है कि वास्तव में पटना साहिब बीजेपी जीती हुई है या आरजेडी के अनुसार कुछ बदलाव हुए हैं और बदलने वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को वहां रुकना पड़ा? ये पटना सीट से मैं दावे के साथ कि वहां से बीजेपी जीत रही है। वहां से साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई लड़ाई नहीं। ये अभिजीत जी जो है वो बिल्कुल नए चेहरे हैं, इनको यहाँ के लोग जानते नहीं हैं। आप उस क्षेत्र में चले जाइए, किसी से पूछिए कि इससे पहले क्या आपने अभिजीत जी का नाम सुना है? कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अभिजीत जी का नाम सुना है। तो कांग्रेस ने वहां से इतना कमजोर कैंडिडेट दिया है, इसलिए रविशंकर जी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और मैं भी ये कह रहा हूं कि बीजेपी पटना साहिब सीट जो है वो रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो दावे कर लें वो अलग बात है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पटना साहिब सीट जो है वो बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। पटना साहिब सीट नालंदा की जो सीट है ये भी बीजेपी जो है, ये वहां से जदयू के उम्मीदवार हैं कौशलेंद्र कुमार, वो भी अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हाँ, मुकाबला आरा में जरूर है, काराकाट में जरूर है, जहानाबाद में जरूर है, पटलिपुत्र में जरूर है मुकाबला, लेकिन पटना साहिब में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो चलिए, ये कोई दावा कर रहा है कि अभिजीत वहां से जीतेंगे, तो वहां कोई मुकाबला नहीं है। और ये सही बात है कि वहां से रिकॉर्ड मतों से बीजेपी जीतने जा रही है। चलिए, दिनेश सिंह जी के पास आना चाहेंगे। जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि मुकाबला क्यों नहीं है, क्या वहां पर यह गढ़ है बीजेपी का, इसलिए बीजेपी ने ऐसा क्या खास कर दिया है कि वहां पर कोई मुकाबला नहीं है? कारण क्या? जी कुशल जी, देखिए अच्छा है कि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी हैं तो पुराना देखिए इनका राजनीतिक इतिहास है और अपने तरीके से काफी एक्टिव भी रहे हैं, तो इसलिए देखिए एक तरह से अपने आप को लोग इनको जैसे बच्चा आगे जानता है और जाने भी जाते हैं और माने भी जाते हैं। उसके विपरीत जैसे अगर ये कि अभिजीत अंशुल जी उनकी अगर बात करें तो वो उनका देखिए अच्छा है कि नाम बहुत बड़ा है, उस तरह के नाम बहुत बड़ा इनका खुद का, इनके परिवार का नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जो है प्रधानमंत्री जो रहे उनके नाती हैं और मीरा कुमार जी जो स्पीकर रही उनके बेटे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। लेकिन साथ साथ इसके देखिए जैसे कि अभी नीचे इनकी जैसे इतना जो टच है जनता के, इतना टच नहीं रहा और जो जैसे कि अपना कि मतलब एक जैसे अगर माने जनता के बीच में जो है उस तरीके से उनका नहीं रहा, तो उस तरीके जैसे कह पा रहे कि मेरे की जो जीवन जो उनका जो राजनीतिक है वो उस तरीके से अधूरा उस मामले माना जाता है, क्योंकि जैसे एक तरह से किताबी तरीके से देखा जाए तो नाम ठीक है, बड़ा समझ में आता है, लेकिन जनता के बीच में वोट जो है वो पाने के जो कार्य है वो थोड़ा इनके लिए कठिन होगा।
और साथ साथ में जैसे कि वहां पे जो दूसरे और लोग हैं वो इनको कितना सपोर्ट करते हैं, दूसरे जो करने वाले क्या करने वो अलग चीज है। तो इसी तरीके मान के चले रविशंकर प्रसाद जो है तो वो एक तरह से भारी पड़ते हैं। तो अपने तरीके से अगर देखिए अगेन वो चीज बताइए कि अगर टक्कर में तभी आ पाएंगे कि अगर जैसे सभी सम्मिलित होकर के सारे जो दल इनके साथ में महागठबंधन के वो सभी सम्मिलित होकर इकट्ठे कर काम करें तब बात अलग होती है। अदरवाइज रविशंकर प्रसाद अगेन जैसे क्योंकि 2009 जो है उसमें कुशवाहा जी शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो जीते थे भाजपा के टिकट पे और 2014 में अगेन जैसे जीते थे। उसका तो मान के चलें कि बाद में जैसे कि जो टिकट मिली इनको रविशंकर प्रसाद जी को और इसके बीच में देखिए बहुत बड़ा चेहरा था शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन अलग होकर के भाजपा जब चुनाव लड़ा तो हार गया थे। तो इसी तरीके से देखा जाए कि अपने तरीके से सामने टक्कर उस तरीके से नहीं है क्योंकि भाजपा की परंपरागत सीट है, ट्रेडिशनल सीट है, तो इसलिए इनको टक्कर देना बड़ा भारी होगा। मार्जिन कितना होता है वो एक 4 तारीख आएगी तो उसको तय हो ही जाएगा, लेकिन अभिजीत अंशुल जो है उस तरीके से टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि मान के चले कि अपने तरीके से इनका जो मतलब कि जो करियर उस तरीके से पॉलिटिकल करियर जो जमीन पर जो शुरू होना है वो उतना पकड़ वाला और उतना मजबूत नहीं है। तो इसलिए मान के चलें कि थोड़ा कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है। हालांकि ये एक व्यक्ति अच्छे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने तरीके से ठीक ठाक है, इनका अपने मतलब कि पृष्ठभूमि जो है वो परिवार की काफी मजबूत है अपने तरीके से और राजनीतिक जैसे इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन इसके साथ जनता कितना एक्सेप्ट करती कितना नहीं करती वो देखने वाली बात है क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो है वो क्या करे, किस करवट मतलब अपना जो वोट है किसको मत देती है वो चीजें फर्क पड़ता है। लेकिन अगेन चीजें वही है कि रविशंकर प्रसाद जो है वो इनसे बहुत आगे हैं और उस तरीके से बहुत ज्यादा पैठ रखते हैं। चलिए ठीक है। अब चूंकि चलिए बड़ी खबर है इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें बिहार से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती की अपील, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, अपने घरों से निकले और मतदान करें ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर उन्होंने कहा है अपने घर से निकले और मतदान करें। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं मीसा भारती। उन्होंने लोगों से अपील की है अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। बिहार आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने ये अपील की है। क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, आइए सुनते हैं। और ये देश का चुनाव है और वो अपने मुद्दों पे जो जनता का मुद्दा है उसके लिए वोट डाल रहे हैं क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। आज आपका भी चुनाव है। बिल्कुल, मेरा भी सुबह से हम भी अपने क्षेत्र में ही हैं और अभी फिर वही वोट डाल के फिर वही जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफी उत्साह है क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच। एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, लोकतंत्र के महापर्व में करें मतदान, ये चुनाव जनता का चुनाव है। तो आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र के महापर्व में करें मतदान, ये चुनाव जनता का चुनाव है। तो ये सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपया दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशंस जो 10-10 साल से नहीं होते थे 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। चलिए, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मतदान किया है और इन्होंने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया। अब रुक करते हैं काराकाट की एक जो लोकसभा सीट है बिहार की, उसके बारे में। बिल्कुल, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। पहले तो दिल्ली से देश में 7वें चरण का मतदान जारी, 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ। 40.09% मतदान। तो सुबह लगातार 7 बजे से मतदान जारी। बिहार में 35.65, चंडीगढ़ में 40.14, हिमाचल में 48.63, झारखंड में 46.80, ओडिशा में 37.64% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक हिमाचल में आपको बता दें कि 48.63, झारखंड में
40.80, उड़ीसा में 37.64, पंजाब में 37.0% मतदान हुआ है। तो 7वें चरण में सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक का आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, जहां आपको बता दें कि कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार में 35.65, चंडीगढ़ में 40.14, हिमाचल में 48.63, झारखंड में 40.80, उड़ीसा में 37.64% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक हिमाचल में 40.63, झारखंड में 40.80 और यूपी में 39.31, पश्चिम बंगाल में 45.07%। तो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक 40.09% मतदान हुआ है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि मगरदा कला में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बूथ संख्या 367 पर पसरा सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ बूथ संख्या 367 पर 1229 मतदाता हैं यहाँ पर, जहां उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बूथ संख्या 367 पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। कुशीनगर से चुनाव ड्यूटी कर रहा बीएलओ बीमार, 50 वर्षीय ज्ञान प्रकाश सिंह हुए बीमार। भीषण गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं। तो गर्मी का भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई है। भीषण गर्मी में जो है उनकी घबराहट, बेचैनी के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं सीएचसी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो अब हमने आपको बताया, ये जो बड़ी खबरें हैं इनको बताया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी 1 बजे तक के हमारे पास आंकड़े आए थे, उनको हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया भी और आप लोगों को बताया भी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान शुरुआत के आंकड़ों से ही मिल रहे हैं, और उड़ीसा में देखा जाए तो सबसे कम आंकड़े आ रहे हैं। ये देखने वाली बात है और ये ध्यान देने वाली बात है। हालांकि इसके बारे में हम बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आराकाट जो विधानसभा बिहार की है, जहां पर माफ कीजिएगा काराकाट, तो जहां पर पवन सिंह यानी कि कह सकते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार इसको कहते हैं, सुपरस्टार नहीं पावर स्टार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और क्या है स्थितियां, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए इस काराकाट लोकसभा की, उसके बाद हम मेहमानों की तरफ रुख करेंगे जल्दी से। बिल्कुल, काराकाट लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सीपीआईएमएल से राजा राम सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में, निर्दलीय पवन सिंह और आरआईएम से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में। चलिए यहाँ पर बता देते हैं कुल जनसंख्या कितनी है, कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं, इस पर भी जो है चर्चा करेंगे। चलिए अब जनादेश की ओर एक बार रुक कर लेते। अब हम यहीं रोकते हैं। काराकाट लोकसभा सीट अगर जो देखें तो यहां पर रविशंकर प्रसाद अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जोरदार प्रचार के साथ निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और काराकाट लोकसभा सीट से हम अपने मेहमानों की तरफ रुक करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में आया है तो क्या कुछ हो सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, अशोक सिन्हा जी, एक निर्दलीय उम्मीदवार। अब ये तो बहुत हाइप हो गया है कि पवन सिंह जी को दिया गया था आसनसोल से लड़ने के लिए टिकट भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ये इतना नर्वस हो गए कि इन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाई, और पता नहीं इनको कौन सा सद्बुद्धि दिया, कुबुद्धि दिया कि ये जाके काराकाट से भिड़ गए, लेकिन और एनडीए के प्रत्याशी से, उस प्रत्याशी के खिलाफ जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल का, वो चिराग पासवान जी का, मांझी जी का, सारी पार्टियों का एक
ये सहयोग है। और मैं समझता हूँ लेकिन प्रचार को देखते हुए जल्दी से कहिए, जल्दी से समय नहीं है, प्रचार को देखते हुए तो ऐसा तो होगा जी। प्रचार तो इसलिए होगा कि वो फिल्म में काम करने वाले स्टार हैं और उनके पास न साधन की कमी है और वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल वे में प्रचार कर रहे हैं, जैसे लगता है कि किसी नए फिल्म का प्रीमियर हो। मगर यहाँ पे एनडीए के सामने इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है जी। दाल गलेगी या नहीं? तीसरे सीट के लिए चलिए, CPIML और समय कम है, समय कम है, आपके मंतव्य समझ लिया हमारे दर्शकों ने। हम आना चाहेंगे चितरंजन गगन जी के पास। प्रवक्ता आरजेडी, क्या लगता है कि दाल गलेगी पवन सिंह की? नहीं, देखिए अशोक जी की मजबूरी है, सच्चाई बता नहीं सकते हैं, आधा सच्चाई बताएं आधा छुपा लिए। पवन सिंह दरअसल में भाजपा के ही उम्मीदवार हैं, भाजपा ने उनको खड़ा करवाई है और जो नॉमिनेशन के बाद तक वे भाजपा में रहे हैं, इसलिए भाजपा की जो रणनीति रही है, भाजपा का यह चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि जो उसके साथ रहता है उसको समाप्त करो, जो भी घटक उनके साथ रहे हैं उसको समाप्त करने की उसकी रणनीति रही है शुरू से। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ में एक साजिश रच के भाजपा ने पवन सिंह जी को खड़ा करवाया है, यह सभी जानते हैं। उनकी मंशा है कि ऐसा किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं समाप्त कर दूं और उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति समाप्त करने के लिए भाजपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत निर्दलीय पवन सिंह जी को वहां पर खड़ा करवाया गया है। बड़ा खुलासा आपने कर दिया, बड़ा खुलासा कर दिया गगन जी। गगन जी, आपने बड़ा खुलासा कर दिया कि अपने जो सहयोगी हैं उनको समाप्त करने पर बीजेपी लगी हुई है और इसी की कड़ी है, इसी की कड़ी जी, इसी की कड़ी है ये काराकाट के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं जी। चलिए, तो कुछ नहीं बता रहे हैं। मनोज दास मन्नू जी जरूर इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे क्योंकि आप भी सहयोगी हैं बीजेपी के। भुक्तभोगी है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत में रहने वाले लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है, कोई भी कुछ बोल ले। मैं यहाँ पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ कि इस 40 लोकसभा क्षेत्र में काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। मैं कोई जोर सवेर आपको नहीं कहने जा रहा हूँ कि हम ये सीट जीत के चले आएंगे, हम ये सीट हार के चले आएंगे, लेकिन पवन सिंह को किसने खड़ा किया ये तो चुनाव के बाद ही आप देखेंगे। किसका वोट कम हुआ, एनडीए का वोट कम हुआ कि इंडिया गठबंधन का वोट कम हुआ, जिसका वोट कम हुआ वो यहाँ पर आया है। क्योंकि माले की बढ़ती सक्रियता राजनीति में, जो माले की बढ़ रही है सक्रियता, ये लालू प्रसाद यादव के लिए फांसीघर साबित हो रहा है। क्योंकि इसी माले के नरसंहार के कारण लालू प्रसाद यादव की सरकार गई थी, तो उन्होंने एक साजिशन में, क्योंकि पवन सिंह भाजपा में गए थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया था, उन्होंने चुनाव वहां से नहीं लड़ा, इसका फायदा लालू प्रसाद यादव ने लगाया कि हम दोनों बात कर सकते हैं कि पवन सिंह को भाजपा ने खड़ा किया। ऐसी बात नहीं है। माले को काटने के लिए पवन सिंह को वोट खड़ा करवाया गया और उसका वोट आएगा। हम अंतिम समय में जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया बदली है, लोगों का रुझान हुआ है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा जी वहां से जीत के चले आए। चलिए ठीक है, लेकिन प्रचार को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। प्रचार को देखते हुए कुछ और ही तस्वीर हो रही है। हो सकता है कि जनता में इनको देखने के लिए लालायित है, स्टार हैं तो यहाँ पर जा रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज संशय है। आपकी बात सही है जी, आपकी बात सही है हाँ। कि कहीं भी किसी जगह भीड़ उठती है, किसी अभिनेता का, किसी डांसर का, तो बहुत भीड़ होता है। चलिए, आपने डांसर बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है।
नहीं, बहुत सारे डांसर भी हाँ आए ठीक है थे। ठीक है ठीक है। बहुत सारे डांसर भी कम आए समय थे। कम है सर, लोगों को सर मनोरंजन भी समय कम है, राजनीतिक इसीलिए विश्लेषक से भी इस पर राय लेनी है। वो कितना वोट में तब्दील होगा जी, ये तो ये 4 देखने को वाली पता बात है, 4 चलेगा। जून को पता चलेगा। लेकिन राजेश कुमार जी, हम आपके पास आना चाहते हैं और जल्दी से हम चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह यानी कि पावर स्टार वहां पर खड़े हुए हैं और खेसारी लाल का समर्थन प्राप्त है, निरहुआ भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, रवि किशन भी उनके खिलाफ, मनोज तिवारी भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। एक इंटरव्यू, दोनों सभी का इंटरव्यू देखा गया, नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जीत के आएंगे तो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, वहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो पवन सिंह का माले प्रत्याशी से ही है। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। अब जिसने भी पवन सिंह को खड़ा किया वो अलग मैटर है, क्योंकि पहले पवन सिंह को हम सभी जानते हैं कि आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था और पवन सिंह ने वहां से लड़ने से इनकार करके यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा और पूरी मजबूती से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि क्या पवन सिंह जीतने के बाद ज्वाइन कर लेंगे। आज ही एक्स पे एक पोस्ट किसी ने जारी किया है कि पवन सिंह को आपको दिया गया एक वोट मोदी को मजबूती प्रदान करेगा। इसका पवन सिंह ने खंडन किया है और कहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं बीजेपी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूँ। ये कोई मेरे खिलाफ ये अफवाह फैला रहा है कि मैं जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। तो इस प्रकार से कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। भले वो एनडीए के उम्मीदवार हो, लेकिन उनको उतना तरजीह नहीं मिल पा रहा है जितना एनडीए को। अगर जो पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो जरूर मिलता। बिल्कुल जी, अगर पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो उसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा को जरूर मिलता। और पवन सिंह के वहां चुनाव लड़ने के कारण यहाँ आरा की सीट जो है वहां भी मुकाबला काफी टफ हो गया है। ऐसे आरके सिंह के लिए बहुत इजी था, लेकिन पवन सिंह के वहां चुनाव लड़ने के कारण एक जाति विशेष के लोग जो है वो यहाँ आरा में भी जो है वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसका नुकसान थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है आरा में आरके सिंह को भी हो सकता है। जी, तो अब हम काराकाट लोकसभा की बात अगर जो कर रहे हैं तो दिनेश सिंह जी को कैसे छोड़ सकते हैं? बगैर आपकी राय लिए, आपका विश्लेषण सुने तो डिबेट पूरी हो ही नहीं सकती। जी धन्यवाद। जी देखिए, ऐसा कि इसमें मैं पवन सिंह के बारे में सर भी बताना चाहूंगा। पवन सिंह सर यहाँ पर खेला करने के लिए हैं कि खेल खराब करने के लिए हैं। जीतने हारने की स्थिति चेंज करने का अगर वो कुछ कह नहीं सकते। तो पिछली बार जैसे कि गठबंधन का जो जैसे कि एनडीए गठबंधन की तरफ से जो थे तो वो सिर्फ 84,000 वोट से जीत पाए थे। तो अभी देखिए कि उसमें अगर वोट काटने में अगर सफल अगर होते हैं तो देखिए जरूर निश्चित रूप से अभी बोले थे कि एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनके लिए कहीं कहीं राज कठिन होगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि देखिए क्यों इसमें इसलिए बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े राजपूत चेहरे जो है वो उनके समर्थन में खड़े गए। राजनाथ सिंह स्वयं वहां पर गए और उन्होंने बोला कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूं और आप वोटर दें, मतलब वोटर जो है वोट दें, मैं आपके सामने नतमस्तक होकर आपसे निवेदन कर रहा हूं। दूसरा, आप इनको जब उपेंद्र कुशवाहा को जिताएंगे तो मैं दोबारा आपको धन्यवाद करने के लिए फिर आऊंगा। इसके करके देखिए राजपूत वोटर जो है अपने तरीके से इसको मतलब बहुत सकारात्मक तो लेते हैं और उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी मान के चले कुशवाहा जी की जैसे कि दूसरा राजा राम सिंह जो है तो अपनी जगह थी कि मजबूत उम्मीदवार है, सब चीज अलग है। लेकिन देखिए कि जैसे बीच में अब किसने खेला करवाने के लिए उनको खड़ा किया वो तो एक अलग दिगर विषय है। लेकिन पवन सिंह जो है अपने तरीके से जैसे कि ठीक है स्टार है, बड़े स्टार जैसे आपने बोला पावर स्टार है, तो उनके देखिए मतलब भीड़ काफी जुट रही होगी। लेकिन सारी जो भीड़ है वो आकर के मैंने बहुत मतलब प्रत्याशियों को बड़े नजदीक से देखा और उनके उसमें मैंने ये भी देखा, जैसे एक प्रत्याशी को मैंने खुद स्वयं देखा तो स्वयं ऑब्जर्व किया, मेरे बहुत अच्छे परिचित थे। उनकी सभाओं में जैसे कि मतलब है कि 1-1 लाख से ऊपर लोग आया करते थे, लेकिन बाद में जो वोट मिले वो उससे कहीं बहुत कम मिले। तो उसको लेकर के ये नहीं कह सकते कि जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील होगी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये कह सकते हैं, अगर कम शब्दों में कहा जाए, पवन सिंह कहीं ना कहीं जो वोट काटने का काम जरूर करेंगे। जीतने की स्थिति में मुझे नहीं लगता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वैसे मजबूत है और उनके साथ जैसे लवली आनंद हो गया बोले उस तरीके से जो भी है, तो मजबूत जो है राजपूत जो मतलब जैसे कि जो नेता है तो उनको जैसे उतार रखा है पूरा मैदान में और पूरा एक तरह से जंग में पूरा जंग छिड़ी जो उसके बीच में।
तो उसका देखिए लाभ कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा उनको जरूर मिलेगा। तो इसलिए ये नहीं कह सकते बिल्कुल किसी भी तरीके से कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा कमजोर है कुछ है। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उनकी जीत निश्चित है। और उस तरीके से पवन सिंह कुछ वोट काट करके, किसका वोट थोड़ा बहुत होता है, इनका भी काटे हैं उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन जीत जो है उसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगती है। जी चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हम जो है यहाँ पर सभी सीटों पर जो है चर्चा कर रहे हैं लगातार सुबह 7 बजे से ही हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं न्यूज आर पे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज आर के साथ।